जय हिंद दोस्तों। आज फिर से आप लोगों को लिटरेचर की दुनिया में एक बार ले चलते हैं। मैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट बुक का, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैक बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए, दोनों बोर्ड में आपका जो इंग्लिश के दो किताब चलते हैं, पहला जो मेन बुक है, कोर्स बुक है, उसका नाम है हॉर्नविल, और दूसरा जो चलता है उसका नाम है स्नैपशॉट। जैक बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये शायद 27 फरवरी से एग्जाम होने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर जो आपका फर्स्ट बुक का, कोर्स बुक का, हॉर्नविल का है, उसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो कि इंडियन राइटर ही पर्टिकुलरली बिलोंग्स टू पंजाब, जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। खुशवंत सिंह का जन्म 1915 में हुआ और 2014 में इनकी मृत्यु हो जाती है। वो सफल राइटर तो थे ही, इसके अलावा पॉलिटिशियन भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे और बहुत सारे काम उन्होंने किया भी। ये स्टोरी ऑटोबायोग्राफिकल नोट में लिखा गया है। बार बार आपको बताया गया, जब लिटरेचर बताया गया था तो एक ऑटोबायोग्राफी है, दूसरा बायोग्राफी। तो ये ऑटोबायोग्राफिकल नोट है। ऑटोबायोग्राफिकल नोट फर्स्ट पर्सन से, मतलब आई से, वी से, उसी का जो होता है माई, मी, आवर, अस, इन सारे चीज़ों से शुरू होता है। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी में यहाँ पे टाइटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नरेटर के ग्रैंड मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उन्हीं की चित्रण को, पोर्ट्रेट को पोर्ट्रे किया है। नरेटर ने बताने की कोशिश किया है अपनी रिलेशन, अपनी दादी के बारे में। अपने दादी के बारे में जो मोटा मोटी 3 चीज वो बताने की कोशिश किया है नरेटर ने इस स्टोरी के माध्यम से, वो 3 चीज क्या है? एट फर्स्ट, शी इज हाईली कंसर्न्ड अबाउट द स्टडी ऑफ हर ग्रैंडसन। पहला चीज, अपने पोते के शिक्षा के बारे में काफी सजग, कॉन्शियस रहती है। दूसरी चीज, शी इज अ हाईली रिलीजियस लेडी। वो हाईली रिलीजियस लेडी है, हु इज ऑलवेज एंगेज्ड इन रिसाइटिंग द नेम ऑफ द अलमाइटी, टेकिंग अ रोजरी इन हर हैंड। अपने हाथ में रोजरी, एक माला ले लेती है और ईश्वर के नाम को दिन भर जपते रहती है। नरेटर के भी इसमें 3 पार्ट है लाइफ के, जो उन्होंने दिखाने की कोशिश किया। फर्स्ट, व्हेन ही लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर इन अ विलेज हाउस, गांव के घर में जब अपनी दादी के साथ वो रहता है। दूसरा, शहर के घर में जब अपनी दादी के साथ रहता है। और तीसरा, जब वो विदेश पढ़ने के लिए चला जाता है। उसकी दादी काफी बूढ़ी थी। नरेटर बताता है कि 20 वर्ष से जो मैं देखते आ रहा था, अपनी दादी को बिल्कुल वैसे ही लग रही थी। क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स ऑन हर फेस फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, हर जगह झुर्रियों के आर पार, एक जगह से दूसरे जगह पर फैला हुआ था। बिल्कुल व्हाइट हेयर, स्पॉटलेस व्हाइट ड्रेस, स्लाइटली बेंट, थोड़ी सी झुकी हुई, हाथ में रोजरी का माला लिए हुए, रोजरी लिए हुए, उसके दानों को, बिट्स को बराबर ऐसे पढ़ते रहती थी और उसके होठ को मूवेबल, चलते हुए देखा जा सकता था। शी वॉज मर्मरिंग सम स्क्रिप्चर्स प्रोबेबली ऑफ द नेम ऑफ द अलमाइटी। तो उसके दादी की शुरुआत, डिस्क्रिप्शन यहीं से होता है कि बिल्कुल वैसे ही देखते आ रहा था। आगे इस कहानी में देखने को मिलता है, थोड़ा सा उन्होंने डिस्क्राइब किया अपने दादा के बारे में। उसके दादा लगता था कि 100 ईयर्स ओल्ड हों। वो पोर्ट्रेट, एक पिक्चर टंगा हुआ था मेंटल पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में। उस पिक्चर को देख करके नरेटर अनुमान लगाता है। बड़ी सी सफ़ेद दाढ़ी जो कि सीने के ग्रेट पार्ट को कवर कर रहा था, लूजली फिटिंग क्लॉथ्स पहने हुए थे, बड़ी सी टर्बन पहने हुए थे, और टर्बन पगड़ी सिख के, क्या कहते हैं, प्राइड का, गर्व का एक सिंबल है, अभिमान का, स्वाभिमान का परिचय है, ताज है वो। नरेटर की जो ग्रैंड मदर थी, नरेटर को सुबह उठाती थी, नहलाती थी, नहाते समय कुछ स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़ करके पढ़ती थी। वो बताता है कि दादी की आवाज़
अच्छे थे इसलिए मैं सुनता था, लेकिन मैंने कभी भी कोशिश नहीं किया, बोदर नहीं किया कि सीखूं भी। फिर स्कूल के लिए तैयार करती थी, नाश्ते में स्टील चपातीस बासी रोटी होती थी, उसमें थोड़ा सा बटर दे देती थी, मक्खन दे देती थी, चीनी शुगर स्प्रिंकल कर देती थी। नरेटर खाता था। फिर उसके सारे बस्ता को, सामानों को, मतलब कि चौक पेंसिल स्लेट जो भी होता था स्कूल के लिए, वो एक बंडल में बांध देती थी। और नरेटर की दादी भी, खुशवंत सिंह की दादी भी उसके साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि स्कूल एक मंदिर से अटैच था, सटा हुआ था। इधर नरेटर बरामदे पे बैठ करके अल्फाबेट, मॉर्निंग प्रेयर्स, कुछ स्क्रिप्चर्स, गॉड, इन सारे चीज़ों के बारे में जो भी हो पढ़ता था। उसकी दादी उसके अंदर टेम्पल में स्क्रिप्चर्स के बारे में, गॉड के बारे में, मंत्रों वगैरह को अपना पढ़ते रहती थी। फिर दोनों का जब कंप्लीट हो जाता था, नरेटर की पढ़ाई वहाँ कंप्लीट होती थी, उसके दादी की पूजा कंप्लीट हो जाती थी, तो दोनों लौटते थे। दादी अपने साथ कुछ बासी रोटियां लेते आती थी स्ट्रीट डॉग्स के लिए, गली के कुत्तों के लिए, आवारा कुत्तों के लिए। शायद उसको लगता हो कि इनका है कौन खिलाएगा इन्हें। तो ये दिखाता है जानवरों के प्रति इनके दिल में ममत्व था। रास्ते में वो कुत्तों को, स्ट्रे डॉग्स को रोटियां फेंकते रहती थी, वो आपस में रोटियों के लिए गुर्राते थे, लड़ते थे। नरेटर को देख करके मजा आता था, इस प्रकार से लौटते थे। दादी उसको स्कूल के जो होमवर्क होते थे उसमें हेल्प करती थी, क्या पढ़ाई, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछती थी। ये दिखाता है कि उसकी दादी इसके शिक्षा के बारे में कितनी सजग थी। शायद किसी की दादी ऐसे करती होगी अभी के दौर में। दादी तो छोड़िए, दादी को तो रख भी नहीं रहा है लोग साथ में। उसके पेरेंट्स भी नहीं पूछते कि स्कूल में आज क्या पढ़ाई हुई, नहीं पढ़ाई हुई। तो ये इतनी कंससनेस उसके चेहरे पे था, उसके दादी में था। आत्मविश्वास से वो निश्चित रूप से सहायता किया करती थी। इस प्रकार से जीवन चलते जा रहा था। लेकिन जब उसके पेरेंट्स अच्छे ढंग से सेटल कर जाते हैं सिटी में, तो एक कॉल आता है कि चलो तुम लोग भी चले आओ। नरेटर बताता है कि हमारे दोस्ती के बीच ये एक टर्निंग पॉइंट था। शुरू में यही चीज था कि नरेटर को उसके दादी के साथ एक ही रूम शेयर करने को मिला। कुछ दिन तक चला। यहाँ पे दादी उसकी हेल्प नहीं कर पाती थी, साथ स्कूल नहीं जा पाती थी, चूंकि नरेटर मोटर बस से स्कूल जाता था। उसकी दादी आदतन पूछती थी कि वहाँ पे क्या पढ़ाई, बताता था कुछ वेस्टर्न साइंस के बारे में, कुछ इंग्लिश वर्ड्स के बारे में। उसकी दादी जो शहर के स्कूल में शिक्षा दी जाती थी उससे संतुष्ट नहीं थी, चूँकि देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, ईश्वर के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में, इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ाई नहीं होती थी। इसलिए उसकी दादी असंतुष्ट थी और उसके होमवर्क में हेल्प भी नहीं कर पा रही थी, खुद को हेल्पलेस पा रही थी। एक दिन नरेटर बताता है, घोषणा करता है कि हमें म्यूजिक के बारे में भी पढ़ाया जा रहा है, म्यूजिक भी सिखाया जा रहा है। म्यूजिक के प्रति उसकी दादी की नज़रिया अच्छी नहीं थी। वो मानती थी कि म्यूजिक जेंटल फॉक के लिए, सभ्य वर्ग के लोगों के लिए नहीं है। इट हैज़ लीड एसोसिएशंस, भद्दे कामुक एसोसिएशन संबंध है, और इट इज़ बेसिकली फॉर हार्लॉट्स एंड बेगर्स, ये बच्चाओं के लिए और भिखारियों के लिए है। फिर दादी उससे एक गैप बना लेती है। उसकी दादी शहर में अपने समय को कैसे काटती थी, तो बिल्कुल लूम के पास बैठ करके स्पिनिंग व्हील्स, चरखा सूत काटना, उसी में अपने पूरे समय को डिवोट करते रहती थी। लेकिन उसके होठ चलते रहते थे, मतलब ईश्वर के नाम को वो जपते रहती थी। अब शहर में तो आवारा कुत्ते थे नहीं, तो वो गौरैयों को खिलाती थी। अपने जब डे ब्रेक होता था आधे घंटे का, उसमें रोटी के टुकड़ों को छोटे छोटे तोड़ती थी और चिड़ियों को, गौरैयों को, स्पैरोज को खिलाती थी। ये यहाँ भी दिखाता है किस प्रकार से, या यदि वहाँ एनिमल्स नहीं मिला तो बर्ड्स के प्रति इसकी एसोसिएशन है, मतलब असहाय जीवों के प्रति उसके दादी की काफ़ी अटैचमेंट होती है। और स्पैरोज भी उसके दादी से इतने घुल मिल गए थे कि कोई पैर में चोंच से मारता था, कोई माथा पे बैठ गया, कोई कंधा पे बैठ गया, एक चर्पिंग हर जगह सुनाई पड़ती थी। घर गुलजार हो जाता था चिड़ियों की चहचहाट से, स्पैरोज की चहचहाट से। अब तो शायद कहीं देखने को मिलती भी नहीं है।
फिर उसके बाद जब कॉलेज में चला जाता है नरेटर, तो दोनों के बीच का जो कॉमन लिंक था रूम, वो रूम भी अलग हो जाता है। दादी आराम से इसे सह लेती है, डिस्टर्ब नहीं होती है, चूंकि उसके पोते ने कहीं डिस्टर्ब हो जाए और उसके पढ़ाई में कोई खलल ना हो। आप समझिए कि कितनी वो कॉन्शियस थी अपने पोते के पढ़ाई के बारे में। अल्टीमेटली जब यूनिवर्सिटी कंप्लीट होता है तो उसके पोता मतलब नरेटर वाज गोइंग टू अब्रोड, विदेश जा रहा था, फॉरेन कंट्री जा रहा था फॉर 5 years। और नरेटर तो अश्योर्ड था कि 5 साल के बाद जब हम लौटेंगे तो मेरी दादी से तो मुलाकात होने से रहा, मुमकिन हो ही नहीं कि उसे फिर मिल पाएंगे। उसकी दादी उसे छोड़ने के लिए जाती है स्टेशन प्लेटफॉर्म पे, उसे गले लगाती है और किस करती है। तो जो मॉइस्ट इम्प्रिंट था जो उसके फोरहेड पे, ललाट पे, वो सोचता है कि शायद ये फिजिकल कांटेक्ट का अंतिम निशानी मैं लेकर के जा रहा हूँ, शायद फिर मेरी मुलाकात दादी से नहीं हो। उस समय भी जब छोड़ने गए थी तो उसके होठ चल रहे थे इनऑडिबल प्रेयर्स, मतलब अभी भी प्रेयर में, ईश्वर में वो लीन थी। लेकिन 5 साल के बाद लौटता है तो देखता है आश्चर्यचकित ढंग से कि उसकी दादी उसे लेने के लिए, रिसीव करने के लिए प्लेटफॉर्म पे मौजूद थी, उसे गले लगाती है, अभी भी उसके होठ बुदबुदा रहे थे, ईश्वर के नाम को जप रही थी। लौटती है, उस दिन भी उसके हैप्पीएस्ट मोमेंट स्पैरोज के साथ ही गुजरते हैं। शाम में एक चेंज देखता है अपने दादी में, वो चेंज कभी नरेटर नहीं देखा था। वो चेंज क्या था, तो एक ड्रम लेती है और पड़ोस के महिलाओं को जुटाती है और सॉन्ग गाने लगती है, होम कमिंग ऑफ वेरियर्स। शायद अपने पोते के ग्रैंडसन के आगमन को वो सेलिब्रेट कर रही थी, बजा करके महिलाओं को जुटा करके। उसे रोका जाता है कि आप मत बजाएं, बीमार पड़ जाएंगे, तनाव होगा, थक जाएंगे, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती है। शाम में वैसा होता भी है, माइल्ड फीवर आ जाता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर कहता है कि ये माइल्ड फीवर है, चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दवा हुआ दिया होगा। लेकिन उसके दादी का कहना कुछ अलग ही था। वो बताते हैं कि नहीं, मेरे जीवन का अंतिम घड़ी आ गई है, अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। आई एम एट द थ्रेशोल्ड ऑफ डेथ। लोगों को लगता है ऐसे ही, कोई बात भी करना चाहता है वो अपना बात करके समय वेस्ट नहीं करना चाहते, चूँकि जीवन की अंतिम घड़ी वो कुछ अलग एक्टिविटी में, गाने बजाने में लगा दी थी। वो माला लेकर के ईश्वर के नाम को उस समय भी जपते रहती है। ये सारा चीज़ दिखाता है कि कितनी रिलीजियस लेडी वो थी। अपने पोते के पढ़ाई के प्रति, करियर के प्रति कॉन्शियस तो थी ही, काफ़ी ईश्वर से अटैचमेंट भी था इनको, काफ़ी धार्मिक महिला भी थी। बेड पर लेटे रहती है, उसके माला जो उसके हाथ में होते हैं, बिट्स को, दानों को गिनते रहती है। अल्टीमेटली उसके बेजान हाथों से माला गिर जाता है। लोगों को समझ में आ जाता है कि उसकी दादी की मृत्यु हो गई है। डॉक्टर आता है, देखता है और उसे डेड घोषित कर देता है। अल्टीमेटली उसके बॉडी को बरामदे पे लाया जाता है। जब उठा करके ले जाने के लिए लोग तैयार होते हैं तो देखते हैं कि हजारों गौरैया, thousands of sparrows scattered in the room, on the veranda, in the courtyard, हर जगह फैले हुए थे। और आश्चर्य की बात यह थी कि कोई भी चर्पिंग नहीं कर रहे थे, चहचहा रहे थे। शायद उसके दादी के मृत्यु पर शोक मनाने के लिए इतने सारे स्पैरोज इकट्ठा हुए थे। उनकी असहाय स्थिति को देख करके नरेटर के मदर को क्या होता है, तो दया आ जाती है। उसकी दादी जिस प्रकार से रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी, उसकी मदर भी वैसे ही करती है और गौरैयों को दे देती है। बट नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन पेड हीड टू इट। लेकिन छोटे सी जो गौरैया थी, सब कोई भी उस टुकड़ों पे, रोटी के टुकड़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। सारे दुखी होते हैं, सारे जो है व्यथित थे। जब उसके दादी के बॉडी को ले जाया जाता है, डेड बॉडी को, सारे गौरैये साइलेंटली, सारे स्पैरोज साइलेंटली उड़ जाते हैं। इस प्रकार से गौरैयों ने भी उनके दादी के डेथ पर ग्रीफ, सौरो एक्सप्रेस किया था। अगले दिन स्वीपर आते हैं और सारे को झाड़ करके डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्य रूप से देखना है कि ये स्टोरी किनके द्वारा लिखा गया है, तो खुशवंत सिंह के द्वारा। खुशवंत सिंह किस देश के राइटर हैं, तो इंडियन राइटर हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म 1915 में हुआ
मृत्यु 2014 में हुआ। इसमें किसकी डिस्क्रिप्शन है? तो नरेटर के ग्रैंड मदर की डिस्क्रिप्शन है, वो काफ़ी ओल्ड होती है। उसके दादा के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। विलेज हाउस में वो अपने दादी के साथ रहता था। दादी ही उसे स्कूल के लिए प्रिपेयर करती थी, ले जाती थी और लाती थी। उसके घर स्कूल उसके टेम्पल से अटैच थे, इसलिए दादी रोज़ उसके साथ स्कूल जाती थी, साथ लौटती थी, उसे होमवर्क में हेल्प करती थी, सहायता करती थी। फिर जब उसके पेरेंट्स अच्छे ढंग से सेटल कर जाते हैं शहर में, तो इनके लिए कॉल आता है। नरेटर इसको टर्निंग पॉइंट कहता है अपने फ्रेंडशिप का। तो जितने सारे पॉइंट्स आपको मैंने बताया, इन सारे पॉइंट्स पे गौर करके देखेंगे तो निश्चित रूप से एक भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। आप जो नए हैं इस चैनल पे, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। थैंक यू।